नमस्कार, फिर से राजू देवासी और लाल सिंह जी ने यहाँ पे ताल ठोक दी है। शिक्षा के लिए, प्रशिक्षा के लिए यहाँ पर सेमिनार, वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू कर दिया है। पैसे देने के बाद में भी इस प्रकार की चीजें हाथ नहीं आती, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत में आप रह चुके हैं। और इस तरह से पशुपालन संघ को, देवासी समाज समेत 36 कौम को इस प्रकार की ट्रेनिंग, जो वर्कशॉप दिया गया है, किस प्रकार से लीडरशिप क्वालिटी आए, वो सारी चीजें यहाँ पे एक सेमिनार का शुरुआत हुई है। हमारे साथ में लाल सिंह जी है और रतननाथ जी भी आए हुए, काफी समाज के गणमान्य और अदर कास्ट के लोग भी यहाँ पर। सर प्रणाम। इस प्रकार का आपने जो किया साधुवाद। और हरमल जी शिक्षाविद खुद आपके पास खड़े हैं यहाँ पे। ये आज हमने 2 दिन का जो शिविर किया बहुत ही अच्छा रहा। हमारे युवा साथी काफ़ी लोग आए, हमारे जो सीनियर मेंबर थे वो लोग काफ़ी आए। तो हमने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया था कि जैसे लीडरशिप हर आदमी में होती है, उस लीडरशिप को बाहर कैसे लेके आना है। एक छोटा आदमी भी लीडर होता है, हम लोग उसको छोटा मानते हैं, लेकिन वाकई वो लीडर होता है जो पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। एक कोई मेंबर होता है, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, कोई व्यवस्था करता है, वो भी एक लीडर होता है। तो लीडरशिप हर आदमी में है, वो बताने की हमने कोशिश की। हम लोग राष्ट्रीय पशुपालक संघ के माध्यम से, हमारी DNT संघर्ष समिति के माध्यम से पशुपालक समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, क्योंकि इन समाजों में सामाजिक लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर चाहिए कहो, इनमें बहुत कमी है। इसलिए ये लीडरशिप प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। ये हमारी प्राइमरी स्टेज है, इसके बाद एडवांस करेंगे, फिर उसके बाद फिर एडवांस करेंगे। तो इस प्रकार से एक और आपने जो है शुरुआत की है कहीं ना कहीं। और रतननाथ जी कालबेलिया, सर क्या बताना चाहेंगे? ये देश की आज़ादी के बाद पहले बार DNT समाज के लिए किसी व्यक्ति ने सोचा, तो लाल सिंह जी ने सोचा है। राजस्थान भर के DNT समाज के लीडरों को यहाँ बुला के 2 दिन का प्रशिक्षण करके और इन लोगों को सब तरीके अपने हक और अधिकार के बारे में मोटिवेट किया। और जनता के लिए, समाज के लिए जो लोगों को जो समर्पित करके जो तैयार कर रहे हैं, मैं पहले बात तो DNT समाज की तरफ से और पशुपालक समाज की तरफ से हम लाल सिंह जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। 2 दिन से हम यहाँ हैं, लंच से लगा कर हमारे अलग अलग प्रकार जो लोगों का जो सेशन हुआ, उस सेशन में ये सारा निकल के आया कि राजस्थान के अंदर जो घुमंतु जो जातियाँ हैं, 1,23,00,000 की आबादी का ये समाज या निवास करता है, मगर इनका जो प्रतिनिधि जो होना चाहिए ना, वो ठीक नहीं है। आज के टाइम में नहीं है, एक्चुअली में 0 के बराबर है। आज इन सरकारों को बात करनी चाहिए तो इन समाजों के लिए करनी चाहिए, उनके लिए लाल सिंह जी ने सोचा। और हम लोगों ने आज इस प्रशासन के माध्यम से ये चीज भी सोचा और सबने बैठ के आज ये भी तय किया कि आने वाली 7 नवंबर तक हमने हमारा बहिष्कार जो आंदोलन चल रहा है, रेन के आयोग की, इदाते आयोग की 10% आरक्षण को लेकर हम लोग पूरे राजस्थान भर में मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार, तेलंगाना सरकार, महाराष्ट्र सरकार उस कानून को जब लागू कर सकती है तो यहाँ राजस्थान सरकार को भी करना चाहिए, मगर सरकार के कान तक, जूं तक नहीं चली है। इस कारण हमने घुमंतु DNT जातियों का शंखनाद को या इनका आजादी का महासंगम को वो लाल सिंह जी के नेतृत्व में आने वाली 7 नवंबर को यही गांव बारलाई में आपको लगेगा। और पूरे राजस्थान भर से करीब 5 लाख घुमंतु जातियों के लोग अलग अलग वेशभूषा में और अलग अलग अपने पहनावे के अंदर आके सरकार के साथ बात करेंगे। और सरकार नहीं मानती है, सरकार को समय हमने दिया है, उस दिन भी हमारा महापड़ाव होगा, हम समय देंगे, उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती है तो हम इस हाई रोड को चक्का जाम करेंगे। चाहे दिल्ली, बॉम्बे, चाहे गुजरात, चाहे राजस्थान इस रास्ते से प्रभावित होए, वो समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रैन के आयोग ने खुला कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इदाते आयोग ने कहा। हम तो ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारी सरकार ने, जो आपने आयोग बना रखा है, वो हमारी रिपोर्ट आपको पेश की है, इसको लागू करने में कोई बड़ी बात, अलग से हम कोई चीज मांग नहीं रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि सन 1947 में देश आजाद हुआ। लाल सिंह जी सेशन में कह रहे थे कि हम अभी तक आजाद नहीं है, और हमें भी कहीं महसूस हो रहा है कि आज हम सुरक्षित। ये मूसलाधार बारिश पड़ रही है, इसमें हमारे लोग खुले आस्थानों पे रह रहे हैं, झुप्पड़-पट्टियों में रह रहे हैं, सबसे ज्यादा भराव हो रहा है। सरकारी मशीनरी का कोई भी आदमी हमारी बस्तियों की तरफ नहीं देखता है, ना पट्टा है, मरने के बाद जमीन तक भी हमारे लोगों को नहीं मिलती है। और राजनीति के अंदर हमने कोसों दूर रखा हुआ, कोई न कोई हमारा ऐसा भाई है जिसको कोई छोटा मोटा कोई मिला है तो वो उनकी मेहनत के अंदर मिला है, मगर सरकार की तरफ से कोई राज्यसभा मेंबर नहीं बनाया, किसी को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, किसको MLS का टिकट नहीं दिया और किसी को मंत्री नहीं बनाया। ये बोर्ड बना के लॉलीपॉप देते हैं। तो हमने कह दिया कि ये लॉलीपॉप आप यहाँ रहने देना, हमारी 10% आरक्षण होना चाहिए। सरकार हमारे लिए सोचती है तो कहीं न कहीं सरकार को घुमंतु मंत्रालय बनाना चाहिए। 7 नवंबर को अवकाश होगा। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भीलवाड़ा। बिल्कुल, रैन के आयोग और इदाते आयोग का देवासी समाज ने समर्थन किया।
उस समय लाल सिंह जी कॉर्पोरेट जगत में बिजी थे। जब विधात आयोग का और रहन के आयोग का समर्थन किया जा सकता है तो डीएनटी का क्यों नहीं? जैतारण के अंदर उमेश सिंह जी भूकू ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन करवाया था, उसमें सभी लोग थे, एक मुश्त बोला था हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या डीएनटी का सिरमौर इस चीज़ को आगे बढ़ाने वाले लाल सिंह जी अपने हाथ में ले लिया? तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, पूरी समाज साथ में है, युवा साथ में है, परंतु कभी कभार कमेंट्स आ जाते हैं कि हम डीएनटी के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा, गोदाराम जी देवासी जो पूर्व पशुपालन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और सदस्य भी रह चुके हैं, पशु कल्याण बोर्ड जो अपना धन बोर्ड है उसके भी सदस्य रह चुके हैं। बूटा सिंह को उन्होंने बोला कि हमें आप एसटी का आरक्षण दे दीजिए। बूटा सिंह जी ने बोला उस समय ये बातें, कविता, डॉक्टर कविता ने, उनके पिता ने, गोदाराम जी ने रानीवाड़ा में अपने घर पे हमको बताई और वो वीडियो भी मैंने शूट किया है। उन्होंने बोला कि जैसे ही हमने एसटी का बोला तो देवासी समाज खपा हो गया कि हम एसटी में नहीं जाना चाहते हैं, और वो मौका चूकने के बाद में आज वापस डीएनटी का एक वापस लेकर के यहाँ पर आए। तो क्यों कभी कभार ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि हम डीएनटी में नहीं जाना चाहते हैं, हम तो बहुत ही पराक्रमी और शौर्य हैं, हम इनके साथ नहीं, ऐसा भी कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है, क्या उत्तर देना चाहेंगे आप? नहीं, इसमें ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है, और राष्ट्रीय पशुपालन संघ और डीएनटी समाज के बंधु इस चीज़ का हम बिल्कुल ही घोर विरोध करते हैं। हम कोई जाति विशेष के लिए या समुदाय विशेष के लिए ऊंच नीच का भाव हमारे अंदर है ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। एक मानवता के नाते होना चाहिए। इंसान बराबर है, तो हम भेद करने वाले कौन होते हैं? और जो मौलिक अधिकार हैं, हमें अधिकार जो मिल रहे हैं वो जाति के आधार पर थोड़ी मिल रहे हैं। हमारा आर्थिक, राजनीतिक और जिस रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े हुए हैं उसके आधार पर मिल रहे हैं। जो आदमी की मूलभूत अधिकार हैं उससे हम वंचित रह रहे हैं, तो उस अधिकारों के लिए दिया गया, नहीं कि जाति के लिए हमारा आरक्षण दिया गया। अगर थोड़े बहुत अगर बढ़ जाएंगे इस प्रकार से विरोध में, डीएनटी विरोध ग्रुप बनाएंगे और इस प्रकार से ऐसा लगता है कि हम लोग चूक जाएंगे? नहीं, ऐसा पहली बात, विरोध कोई हमारे सामने अभी तक ऐसा कोई हमारे पास तो है, हम आपको कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसा हो तो उसको हम समझाएंगे, बाकी हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। वो डीएनटी का जो ग्रुप है पवन रैबरी जयपुर ने बनाया और छाती ठोक करके वो हमको फोन करते हैं। हमारे साथ में वापस साहब है हमारे साथ में, और कुछ पूछना चाहेंगे। अभी सानेश्वर महादेव में वहाँ पर पिछली बार भी ये कहा गया था कि जोधपुर क्यों चलो, जबकि महाकुंभ तो हो गया, बार बार क्या धरना और क्या प्रदर्शन, समाज के तो नाम लेना पड़ेगा मुझे, उन्होंने वहाँ पर नाम लिया नहीं। जो भी समाज के सभी हम लोग एक हैं, और हमारे लिए जो कद आपका है वही ओटाराम जी रतन जी का है, पूरी समाज हमारे लिए एक है। हम ये चाहते हैं जो भी बात हो खुल करके हो, आमने सामने हो। क्या आपको लगता है उस समय अभी जो रिसेंट जो ओटाराम जी साहब का एक वक्तव्य था मंच पर, उन्होंने ये बोला कि मेरे पास आकर के बोलो, आप एक होकर के मेरे पास आओ, मैंने आज तक कोई आंदोलन नहीं किया, आप आओगे तो मैं काम करवा दूंगा, मेरे क्षेत्र में आप सब ठीक है, अपने क्षेत्र में जाकर के काम करो। वो पॉइंट किसके लिए था? रतन जी ने एक बात बोली जहाँ पर वो सानेश्वर महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके परिवार को अगर आप अपने नाम के लिए समाज का यूज कर रहे हैं, समाज सब समझती है किसका साथ देना किसका नहीं देना, समाज के लिए सभी एक जाने पर सभी बराबर है, जो अच्छा काम करेगा समाज उसके साथ में रहेगी। तो ये सारे वक्तव्य किसके लिए थे, आपको क्या लगा? देखिए, हम लोग जो वहाँ पे गए थे हमारी बात रखने के लिए गए थे, और मैंने क्लियर किया कि भाई हमें किसी पार्टी और किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद है कि हम लोग डीएनटी समाज जो पिछड़ा हुआ है उसका सरकार से हमें लेना है। और आप मेरे भाषण में देखेंगे एक एक चीज़ मैंने सरकार से डिमांड की है, और सरकार को बोला है कि यदि उन्होंने नहीं किया तो हम यहाँ महापड़ाव करेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, 5 बार पुतले जलाएंगे अगर नहीं, बात मानी गई। दूसरी बात मैंने ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दे हैं वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। कल मान लीजिए 10% आरक्षण मिलता है तो क्या वो जयपुर के लिए है, क्या वो जोधपुर के लिए है, क्या वो सिरोही के लिए है, क्या वो जालोर के लिए है? 10% आरक्षण मिलेगा तो पूरे राजस्थान की डीएनटी समाज को मिलेगा, किसी एक क्षेत्र को नहीं। कल पट्टा मिलता है, पट्टे की घोषणा होती है तो पट्टा पूरे राजस्थान के लोगों को मिलेगा, किसी एक क्षेत्र को नहीं। तो ये जो क्षेत्रवाद की बात और ये जो बात की उस मुद्दे को बिल्कुल संकुचित रख देना, ये सोच के छोटा सा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा सवाल हम वापस चाहते हैं, वापस आपसे पूछना चाहेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष है लाल सिंह जी और डीएनटी समन्वय के भी अध्यक्ष हैं। छोटा बच्चा जो है कमेंट कर रहा है कि वो आपके बारे में बोला गया था, वो जो शब्द हैं दोनों ही नेताओं के, क्या आपको लगता है वो आपके बारे में बोला गया था? देखिए, मैं तो इन बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ राजीव। मैं ध्यान नहीं देते हैं, ये भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। कई बार आप इन चीजों से कन्नी काट लेते हैं, विकास पर बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो सारी बातें आपके लिए बोली गई? हमारा जो लक्ष्य है
जो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि जब एक रास्ते पे आप चलते हैं, जब कोई भी एक पथ या कोई उद्देश्य आप शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आते हैं। डिस्ट्रैक्शन मतलब आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश होती है ताकि आप वो तो अपने ही भाई है ना। हाँ, आप अपने उन चीज़ों में उलझ के रह अभी जाए। तो साहब खुले स्वर में, हालांकि आपने हाँ भर दी है कि हाँ वो मेरे ही बारे में बोला गया है, हम आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पर जो स्टेज पर साहब भी तो वहाँ पर बैठे थे। मैं आपके पास में आऊँगा। साहब खुद स्टेज पर जब वहाँ पर थे, दुनिया वहाँ पर थी, देवरूपी समाज वहाँ पर था, तो साहब से ही वहाँ पर बात उस आमने सामने हो जाए ताकि हम जनता भी, हम समाज के लोग भी देखें। ओटाराम जी, रतन जी, आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, डीएनटी के बारे में क्या बोल रहे हैं, समाज के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक जाजम पर कैसे आए, इस प्रकार की बातें मंच पर जब आती है लोगों को थोड़ा सा दिल में बुरा लगता है कि हम जिनको नेता बना रहे हैं, आपको बना रहे हैं, उनको बना रहे हैं, हमारे लिए सभी समान है, लेकिन आप लोग आपस में एक क्यों नहीं है, ये कवायद पहले क्यों नहीं हो जाती है। तो ये सारी चीजें खुले रूप से नाम लेकर के आप बोल सकते हैं लाल सिंह जी जो आप कर रहे हैं वो गलत है या सही है, वो समाज किस प्रकार से फैसला करे। जो है एक जाजम पर बैठ करके हम सभी लोग आपके मुखारबिन से सारी चीजें सुने, तो इस बारे में आपके पास आना चाहूंगा, आपको क्या लगा उसमें? मेरी बात सुनो, जो ये बात कर रहे हैं ना क्षेत्रवाद की या नाम लेके, तो ये हमारा जो मेन लक्ष्य है उसे हमारे को भटकाना चाहते हैं, तो हम उस चीज़ से भटकने वाले नहीं हैं। अब नाम लिया नहीं लिया जनता सब समझती है और उसका फैसला जनता करेगी, हमारी समाज किस प्रकार से करेगी जनता फैसला? समाज समझ रहे हैं नहीं भाई, उन्होंने तो अभी आकर के मैंने पूछ लिया, उन्होंने भाई जनता इस चीज़ का जवाब दे ही रही है कि भाई वो किसके लिए बोला, क्यों बोला, तो वो बोला, लेकिन वो उसमें बहुत सारी गलतफहमियां हो जाएगी फौजी साहब। हाँ। उसमें बहुत सारी गलतफहमियां हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि ओटाराम जी, रतन जी, एक मंच पर आप लोग बैठ करके समाज के सामने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या सही है क्या गलत है, किस प्रकार से सारे लोग एक हो सकते हैं, हम वो चाहते हैं, एकता चाहते हैं। क्या डीएनटी गलत है तो ओटाराम जी, रतन जी हमको बताएं, क्या धरना प्रदर्शन करना गलत है तो आप हमको बताएं। तो रतन जी तो खुद ही जो है वो विपक्ष का धर्म भी वो निभा सकते हैं, आपके साथ आ सकते हैं, भरत जी आपके साथ आ रहे हैं। हमारे आदरणीय लाल सिंह जी ने यही बात बोली कि हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा काम है सड़क पे आंदोलन करना, पुतले फूंकना, विरोध। क्या लाल सिंह जी अपने नाम के लिए समाज को यूज कर रहे हैं? नो, लाल सिंह जी नहीं तो नाम के लिए कर रहे हैं, नहीं पद के लिए कर रहे हैं, नहीं प्रतिष्ठा के लिए किए। इन्होंने जो किया है समाज के लिए, नारायण जी का सिरों से और आया था। और सुनिए दूसरी बात, अब जो ये बात कर रहे हैं कि आप हमारे इलाके में मत करो, उस इलाके में मत करो, तो ये तो बोलने वाला का अधिकार ही नहीं है किसी का। ये एक संवैधानिक पद पे होते हुए अगर कोई आदमी ये बोल रहा है आप यहाँ मत कीजिए, आप अपने इलाके में कीजिए। आप देश का प्रधानमंत्री कहाँ से चुनाव लड़ता, उनको रोका क्या? एक वो दिन था जब ओटाराम जी, रतन जी ने ये बोला था अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता तो हम अपना टिकट छोड़ के उसको देने के लिए तैयार हैं। ये तो आपने देखा होगा महाकुंभ के अंदर इनके क्या वर्ड थे, वो आपने देखा है, जनता ने भी देखा। हम लड़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बात दिल में टीस कर गई। नहीं, आपके पास आएंगे कपूर जी, क्या आप कुछ खुले रूप में बताना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा है कि ओटाराम जी ने कहा कि मुझे आप रास्ते पे पकड़ा देते हो, तो जयपुर छात्रावास में ओटाराम जी को दिया था, तो 500 लोगों के बीच में ज्ञापन दिया था कि हमारी मांग है डीएनटी की, और डीएनटी की लड़ाई लाल सिंह जी के बच्चों के लिए नहीं है, डीएनटी की लड़ाई है डीएनटी समाज के बच्चों के लिए और उनके भविष्य की, आने वाले भविष्य के लिए लड़ाई है। इसलिए आप समाज के लिए लाल सिंह जी कर रहे हैं, तो आप भी समाज के ही हो। कल आरक्षण मिलता है तो क्या आपके बच्चे नहीं लेंगे वो आरक्षण? आपके बच्चे भी लेंगे, रतन जी के बच्चे भी लेंगे और लाल सिंह के बच्चे लेंगे, सब बच्चे लेंगे। तो आप साथ में आइए, आप हमें बुलाइए कि फलानी जगह आप आ जाओ, हम पूरी अपनी टीम है, लाल सिंह जी टीम है, राष्ट्रीय पशुपालक संघ है, वो पूरा आपके पास आ जाएंगे। आप हमें खाली कहो, फोन करके कह दो कि भाई आप आ जाओ, क्योंकि ये तो समाज का काम है, लाल सिंह जी का काम नहीं है। लाल सिंह जी काम होते तो लाल सिंह जी आपको बुलाते, ये तो समाज का काम है। इसलिए आपको हमने जिता के दिया है, रायका समाज ने आपको वोट दिया है, आप हमारा समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो आप इसके लिए प्यार भी करो कि हाँ आप सड़क की लड़ाई लड़ो, हम विधानसभा में यह मुद्दा उठाएंगे और डीएनटी को आरक्षण हम दिलवाएंगे। एक वक्तव्य ये आया था रतन जी देवासी का कि नाम के लिए कर रहे हैं, क्या नाम के लिए करना बुरी बात है? कोई अच्छा काम करके अगर कोई व्यक्ति नाम करता है, नाम से अच्छे लोग जानते हैं, पहचान होती है, नाम का एक वट होता है जो हमारे पूर्वजों कर रहा है, क्या नाम के लिए करना गलत होता है? नाम के लिए देखो, ऐसा है कि नाम के लिए करना कोई बुरा नहीं है, करो ना। आपको कोई तन से करता है, कोई धन से करता है, कोई मन से करता है, समाज का काम करेगा तो नाम ऑटोमेटिक हो जाएगा। आज हमारे सोशल मीडिया पे भी जिसके लाखों फॉलोवर है तो उसका एक नाम है, तो ये सब वो अपनी बात ज्यादा रख सकता है, किसी गरीब का ज्यादा भला कर सकता है। जो भी बात करता है तो सोशल मीडिया पे करो या समाज सेवा करो, तो करेगा तो कोई जिसके पास धन होगा वो धन से करेगा, तन होगा तन से करेगा, कोई मन से करेगा, लेकिन समाज हितार्थ काम करना कोई गुनाह नहीं है। समाज हितार्थ काम करते रहेंगे, हमें पद प्रतिष्ठा मिले ना मिले, हमें पद प्रतिष्ठा का भूख नहीं है, हमें पद और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। और कोई कहता है कि चुनाव में लड़ने के लिए, तो जो खिलाड़ी होगा वो आगे बढ़ेगा, जिसको मास्टर बनना है वो मास्टर बनेगा, जो पीटीआई बनना है वो पीटीआई बनेगा, गॉडफादर बनेगा। नहीं कोई गॉडफादर बना तो गॉडफादर बनेगा, किसी को राजनीति में इंटरेस्ट हो राजनीति में जाएगा।
किसी को शिक्षाविद बनना तो वो उसमें एग्जाम देगा, तो ये कोई गुनाह नहीं है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और अधिकारों के लिए आप आरोप करना, कोई भी आरोप करे तो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा तो ये मानना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े नेताओं को सभी पहले तो एक हो जाएं, क्योंकि जनता सभी से आशा रखती है। ओटाराम जी अपनी जगह पर पूरे विश्व में नाम किया है, रतन जी ने उसके पहले पूरे विश्व में नाम किया है, खाता खुलवाया देवासी समाज का। तो हम जब इस प्रकार के व्यक्तित्व जब आते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज को सही दिशा के लिए सभी लोग साथ मिलकर के अपनी लड़ाई लड़े। जो समाज की लड़ाई है, जो लड़ाई समाज की है, तो वो उसमें समाज के सारे लोग साथ में आ जाएं। तो इस प्रकार की बात है। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों को? नहीं, मैं तो अपने भाषण में बोला कि भाई हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, और रतन जी को नाम लेके बोला कि भाई रतन जी आप सदन में ये मुद्दा उठाइए, और ओटाराम जी का भी नाम लेके बोला कि ओटाराम जी आप सरकार में ये मुद्दा उठाइए। यदि सड़क, सदन और सरकार तीनों पे दबाव पड़ेगा तो जो काम हमें लड़ाई लेके संघर्ष करके बाद में लेना पड़ रहा है वो जल्दी होगा। हम देखिए मांगे तो पूरी करवा के रहेंगे, चाहे हमें 2 महीना लगे, चाहे 6 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे। हमने रायका बाग में हमने शुरू किया, आपने देखा पूरा, आप तो साक्षात थे उसके। हमने पहले में नहीं किया, उन्होंने दूसरे में हमने महापंचायत की पुतले जलाए हमने, तो काम हुआ कि नहीं हुआ। तो जो हमने डिसाइड किया कि भाई हम करवा के रहेंगे, हमारा तो यही है कि भाई यदि सब लोग उसमें आते हैं, हमारा तो खुद आगे से मैं ऑफर करके आया हूँ। अभी कपूर जी ने बोला, खुद आगे से वो बोल के आया हूँ भाई आप भी मुद्दे उठाइए, हम लोग सब साथ हैं। अरे समाज के मुद्दों पे कोई भी किसी में भी डिफरेंस नहीं है। एक आम आदमी भी चाहता है कि सब लोग मिलकर लड़ें, और हम लोग मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग मिलकर लड़ने के लिए आपकी तरफ से दरवाजे खुले हैं सबके? हमारी तरफ से पूरे दरवाजे खुले। हमने रायका बाग में भी हम लोग ओटाराम जी के पास गए, हम रतन जी के पास गए। हमने कभी भी अपना ईगो लेके नहीं चला कि हम लोग लेके नहीं जाएंगे। इस डीएनटी आंदोलन में भी हमने दोनों को हमने ज्ञापन दिया, फिर भी उनको लगता है कि उनको समझ में नहीं आया है या कोई पर्टिकुलर वे में उनको ज्ञापन देना चाहिए, उसके लिए भी हमारे दरवाजे खुले। कल हमारे कपूर जी ने, झाला जी ने, सब ने बोला कि भाई हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। तो हम तो खुद ही कह रहे हैं भाई सरकार से हम बात करने के लिए तैयार है। तो हमारी तरफ से कोई ईगो नहीं है, हमारी तरफ से कोई बाधा नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज का है, डीएनटी समाज का है, और उसी उद्देश्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसमें हमारी व्यक्तिगत ना तो कोई महत्वाकांक्षा है, व्यक्तिगत ना हमें नाम चाहिए। कई लोगों ने बोला कि आपका पत्रिका में नाम नहीं दिया। ओके, कई लोगों ने पिछली बार तो आपको बुलाया ही नहीं गया था। हाँ, पिछली बार बोला कि वो जयपुर हॉस्टल में नाम नहीं दिया। तो पिछली बार जयपुर हॉस्टल में पूछा कि भाई आज नाम डिसाइड करो, लाल सिंह जी आपको नाम चाहिए? वो नाम नहीं चाहिए, हम नाम के लिए आए नहीं। अरे नाम, पद, प्रतिष्ठा सब छोड़ के आए। ओके, तो हमें नाम नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, और हम हमारा काम करेंगे। साणेश्वर महादेव पूजेंगे अगर कोई नाम के लिए देवासी समाज के धरने प्रदर्शन कर रहा है, इस प्रकार की बात आई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ साणेश्वर महादेव उसको पूजेंगे जो देवासी समाज के गरीब व्यक्ति का पैसा खाता है, जो गरीब व्यक्ति की आवाज नहीं उठाता है, जो गरीब व्यक्ति के आगे ईगो रख करके, घमंड रख करके निकल जाता है, उसको साणेश्वर महादेव जो है प्रकृति अपना आप उग जाएगी। लेकिन जो अच्छा काम के लिए अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो साणेश्वर महादेव साथ देंगे। हमारे साथ में यहाँ पर डॉक्टर हरमल जी है, पहली बार मिलना हुआ, गुरु है, बहुत ही क्लिष्ट भाषा में आप लिखते हैं जो कई बार से ऊपर से चली जाती है, तो गूगल पे देखना पड़ता है आपने क्या लिखा। तो थोड़ा सा साधारण भाषा में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्रीय पशुपालक संघ है वो गैर राजनीतिक संगठन है, और हमने डीएनटी अधिकार समिति बनाई है, वो भी न्याय और अधिकार के लिए बनाई है। इसमें यह है कि हम न तो हमारी कांग्रेस से शिकायत है न बीजेपी से शिकायत है। आप देखिए 2008 में रेणकी आयोग की रिपोर्ट सुपुर्द कर दी गई थी, अभी आज 2025 हो गया, वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई। उसके बाद एनडीए सरकार आई, उसने इदाते आयोग का गठन किया, 2017 में रिपोर्ट आ गई, अभी तक वो भी उस पर धूल पड़ी हुई है। तो क्या मतलब, जब सरकारों ने गठन किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि उपवर्गीकरण होना चाहिए आरक्षण में, जब इतनी व्यवस्थाएं हो रही तो हम तो कोई नई चीज़ तो नहीं मांग रहे, कोई चांद नहीं मांग रहे हैं। हम तो केवल ये मांग रहे हैं कि आपने जो आयोग गठित किए, संवैधानिक दर्जा दे करके इतने करोड़ों रुपए लगाए, और उन आयोगों की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं कर रहे हो?
हम डीएनटी के लिए यही मांग रहे हैं, न हमारे को कांग्रेस से कोई शिकवा है, न बीजेपी से शिकवा है। और रही बात ये जो राजनीति की बात करते हैं, तो हमारा तो बड़ा विशाल प्रकल्प है। हम कांग्रेस को भी हमारे कार्यकर्ता देंगे और हम बीजेपी को भी देंगे। हमारी कोई ऐसा नहीं है कि हमारा संगठन जो कोई नॉन पॉलिटिकल, हमारे बीजेपी वाले लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, आरएलपी के भी है। हाँ, सबका स्वागत है। इसलिए हम ऐसा प्रोफेसर साहब, आपकी जो पढ़ाई लिखाई कहाँ है, ताकि थोड़ा सा सुन लीजिए। प्रोफेसर रह चुके हैं, रिटायर्ड है, मैंने डीन भी रह चुके हैं, नहीं एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया। मैं संस्कृत विभाग पीएचडी किसमें किया? पीएचडी संस्कृत में किया मैंने। संस्कृत में। आप संस्कृत विभाग का अध्यक्ष भी रहा मैं और प्राचार्य का कार्य भी मैंने किया और 2022 में रिटायर्ड हो गया। धन्य हो आप, धन्य आपके माता पिता। आपका नेटिव प्लेस? मेरा रामगढ़ गांव है, जिला भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा। हाँ, शाहपुरा में रहता हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या डीएनटी में आने के बाद में समाज का कद घट जाएगा? नहीं घटेगा। कहीं पर भी हम भाईचारे की बात करते हैं। मानववादी हमारा जो हमारी संस्कृति कहती है कि मनोर्भव, मनुष्य बनो। हमारा क्या क्या फायदे हो जाएंगे अगर डीएनटी में ये समाज? फायदे आप ये देखिए कि मैंने एक आलेख भी लिखा था, रेण के आयोग विभुक्त गोमंतु अर्ध गोमंतु जनजाति के लिए संजीवनी औषधि, वो छपा भी था। उस पर कुछ आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं भी आई थी। महाकुंभ में भी आपने फरमाया था। महाकुंभ में मैंने ये कहा था कि रेण के आयोग लागू हो जाता है। अब ये मुझे पता है कि वो कांग्रेस सरकार द्वारा जो गठित था, इसलिए वो नहीं होगा। तो हम उसका विकल्प दिया हमने कि इदाते आयोग का गठन कर दीजिए। हम उसमें कोई हमारे को नानुच नहीं है। आपने यदि कोई और परिष्कृत कोई आयोग गठित किया है, चाहे उसमें कुछ काट छाट की हो या नहीं की हो, हम तो उसको भी स्वीकार करने को तैयार है। जब कांग्रेस हमारी नहीं सुनती है, बीजेपी हमारी नहीं सुनती है, तो हमें हमारे हकों के लिए तो लड़ना पड़ेगा, न्याय के लिए। एक बहुत ही जबरदस्त पढ़ा लिखा इंसान, पढ़े लिखे गुरु यहाँ पर खड़े हैं जो कह रहे हैं डीएनटी हमारे समाज के लिए सही है। ये इस प्रकार की बात यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि आपने काफी आपके तो खूब सारे जो स्टूडेंट कहीं कहीं पहुंचे होंगे। हाँ, मेरे 8 पीएचडी है। मैंने 3 पुस्तकें लिखी है, 25 से अधिक मेरे लेख वेख निकले हैं और जीवन भर पढ़ाता रहा हूँ। और मैंने ये विचार किया कि मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, न मेरी कांग्रेस से संबद्धता है न बीजेपी से संबद्धता है। मेरे को मत जहाँ देना है वो मैं अपना व्यक्तिगत मत है, पर अभी मैं कहीं भी किसी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। लेकिन समाज की जब पीड़ा आती है, समाज को जब देखता हूँ, मैं भी पशुपालक का बेटा हूँ, मैंने भेड़ें चराई है, मैंने ऊँट चराए, 2-2 महीने तक दूध पी करके जीवन निकाला है, अन्न रोटी के दर्शन भी नहीं हुए थे 2 महीने तक। तो वो पीड़ा मुझे पता है कि मेरे पिताजी ने कैसे दुख देखा, और वही पीड़ा जो है मुखरित हो रही है कि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, तो मुझे समाज का कुछ ऋण चुकाने का प्रयास करना चाहिए। समाज का ऋण तो अपन नहीं चुका सकते। महाकुंभ के अंदर जब आपने बोला था तो उस समय लोगों को, जो बहुत ही हाई क्लास लोग हैं, जो क्रीम लोग हैं, उनको मालूम था डीएनटी क्या है। लेकिन जब आपने बोला, अब जैसे ही डीएनटी सारे समाज के सामने आया तो इनकी जो क्लिप दौड़ रही है, क्या आपने पहले से ही कह दिया अगर उस चीज को देखो? महाकुंभ में आपने बात रखी कि सारी बातें आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन इस पर आप ध्यान दो। और वो बातें जो मारवाड़ी में बोलते हैं पग आ गई, लाल सिंह जी उसको लेकर के आए वापस। मैंने यही कहा था कि रेण के आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दो, आपको ऐसे सम्मेलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके अंदर आपके सरपंच में आरक्षण है, आपके जो दूसरे निकाय, स्थानीय निकाय, उनमें आरक्षण है, डीआर में आरक्षण है, सीआर में आरक्षण है, विधायिका में आरक्षण है, संसद में आरक्षण है 10%। और रेण के आयोग ने ये कहा, बालकृष्ण जी रेणके से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि आप चाहे 50% की संवैधानिक सीमा का उल्लंघन होता हो तो भी आप इनको 10% अलग से दीजिए। जब वो सुप्रीम कोर्ट का भी हमारे बाध्य नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट लागू की है। जब मेरी उनसे कभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस राजस्थान में या भारत में आपको ये लागू करवाना है तो आपके समाज में चेतना आएगी, सारे डीएनटी समुदाय जब जगेंगे तो ही लागू हो पाएगा। और इतनी अच्छी रिपोर्ट उन्होंने दी है डीएनटी के बारे में कि आप उसकी कल्पना ही हम नहीं कर सकते। वो लागू हो जाता था, मैं किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़े। मेरा ये मतलब, मैंने 300 पेज की इंग्लिश की रिपोर्ट थी, उसको मैंने हिंदी अनुवाद करके एक आलेख भी लिखा है। वो एक पीडीएफ भी आप एक दें ताकि हम सब जगह वायरल करें। जैतान के अंदर उमेश सिंह जी भूकू जो हमारे सीनियर पत्रकार है, काफी वर्ष पहले रेण के आयोग की जो वहाँ पर मीटिंग हुई थी, हम भी वहाँ थे, मेरा भी सौभाग्य, मैं उनसे मिला। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक वर्कशॉप हुआ है और यहाँ पे माताएं बहनें हैं। आप बेटा यहीं थे दोनों यहाँ, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? तो यही है कि ये जो भी कर रहे हैं लाल सिंह जी, वो अपने हित में ही है, ना कोई इनको पद चाहिए। और रही बात अभी आप पूछ रहे थे, तो ये 2010 में 2008 में अहमदाबाद आया करते थे, तब इनको पद की जरूरत नहीं थी। तब हमारे, हाँ, तो मैं वहाँ अहमदाबाद से ही हूँ।
तो वहाँ ये और आते आप रहते थे। सरपंच भी है हाँ यहाँ पर? हाँ, यहाँ और सरपंच आपके हस्बैंड वकील है? हाँ तो ये तब भी आया करते थे वहाँ पे, और तब से मैं पहचानती हूँ इनको। अब ये भी सबको पहचानते हैं, बाकी इनको पद की और पहचान की जरूरत नहीं है, इनको भी सब पहचानते हैं। जैसे रतन देवासी जी को जानते हैं, ओटाराम जी को जानते हैं, लाल सिंह जी को भी सब पहचानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, इनको बहुत पहचान काफी की साल से हम लोग जरूरत जानते नहीं हैं। आप आपका नेटिव प्लेस शायद बाड़मेर से है? बाड़मेर मिठड़ी है। बाड़मेर से मिली? हाँ। मतलब आपके पिता से हमको मिल चुके हैं। मगराम जी की आप मैसेज है, मगराम जी जाने माने यहाँ के वकील हैं पाली के, और आप खुद सरपंच है। आपने मोहर लगाई है कि जो भी काम चल रहा है डीएनटी का वो ठीक है। और आप कहाँ से पधारे हैं? हेमलता नाम मेरा। आप जुंजार जी की धर्मपत्नी है? हाँ, और आप हर जगह जाते हैं, जयपुर जाते हैं, भीलवाड़ा जाते हैं? हम हर जगह जाते हैं। और अभी आपने कहा कि वो ओटाराम जी रतन मतलब वो रतन जी देवासी के बारे में बोला कि राजनीति, तो हमारे इस डीएनटी समाज में राजनीति का कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग डीएनटी समाज यूँ नहीं है कि भाई कि लालजी भाई ये कर रहे हैं तो किसी को खुद के लिए कर, खुद के लिए नहीं कर रहे, अपने आगे पीढ़ी के लिए करे, अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, तो ये अपने हित में ही है, ये अच्छा है। हेमलता जी नाम है आपका? हेमलता जी, इससे पहले इस प्रकार से सड़कों पे किसी नेता ने आंदोलन किया हमारा समाज का, जहाँ कहीं कुछ हो गया तो वहाँ आकर के खड़े रहना, इससे पहले आपने देखा कभी? मैंने अपनी जगह जगह पूरे राजस्थान में घूमना, एमपी में भी जाना? मैंने अपने समय में तो नहीं देखा अभी तक। अभी लालजी भाई साहब ने किया, अच्छी बात है। और आगे 7 नवंबर 2025 को बाल में कर रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ हैं। और सारी महिलाओं को हमारे गाँव ढाणी से उनको भी प्रेरित करेंगे, हम लोग उनके साथ है डीएनटी समाज। हम तो ये चाहते हैं संवैधानिक ढंग से ही काम हो, सभी एक जाजम पर आकर के काम कराएं। और जो भी ये रोड रोकने वाली बात है, तो हम तो मीडिया से इस चीज़ का समर्थन करता नहीं है। देखना ये होगा किस प्रकार से क्या करता है पशुपालक संघ। हमारे साथ में यहाँ पे योगाचार्य बुज्जी है, जिन्होंने देश प्रदेश में योगा सिखाया है। आज यहाँ पे आप भी प्रवक्ता है पशुपालक संघ के, और 2 दिन से आप भी यहाँ पर है, क्या बताना चाहेंगे सर? मैं तो यही बताना चाहूँगा कि जैसे 1893 के अंदर बाल गंगाधर जी तिलक ने गणेश उत्सव की मतलब जन जन और गांव गांव में और पूरे देश भर में संदेश ने वो एक जन जागृति बताई थी। तो इसी तरह से जो डीएनटी का जो ये वर्गीकरण जो बना है, मतलब सरकार द्वारा बना है, तो हम लोग कोई रतन जी से या कोई ओटाराम जी से नहीं मांग रहे, तो उनको घर बैठे तकलीफ क्यों होती है? जब ऐसे लाल सिंह जी वगैरह इनकी समस्त हम टीम मतलब आज चल रहे हैं, हम सरकार से डिमांड, ये कोई हम सरकार से नई कोई डिमांड नहीं करे, जो बनी बनी चीज़ है उससे हम मांग रहे हैं, तो भाई उसमें यदि मेरे को या व्यक्ति विशेष किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और रही बात ये कोई देवासी समाज की, कोई एक बात नहीं है, ये कोई 32 और 52 जातियों की बात है, तो उसमें हम लोग सब जैसे बोले ना कि 36 कुंभ का ये बात है, व्यक्ति विशेष और यदि एक समाज को तकलीफ होना, ये ऐसा लगता है कि यदि मेरी सत्ता हिलने का उनको डर है, मतलब बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बोलूँ वो भी हमारे साथ। और अभी जैसे भाई कपूर जी ने बताया था कि यदि ये चीज़ घोषणा हो जाए, लागू हो जाएगी, तो क्या रतन जी और भाई हमारे भाई साहब ओटाराम जी के बच्चों को या परिवार के बच्चों को उसको मतलब फायदा नहीं मिलेगा? ये सबको मिलेगा। इसके लिए जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, और हम उस पर लगे हैं, तो हम उसको लगे के पार करके ही रहेंगे बस। बहुत ही क्रांतिकारी है। अभी आपका एक वीडियो आया था जिसमें एक छोटी सी बिटिया मेघवाल समाज की, उसने कुछ गलत बोला, तो आपके एक वीडियो जो लाख से पार गया, रातों रात माफी मंगवाई थी, जिसके अंदर गट्स होंगे वो ऑटोमेटिक ही है किसी न किसी पद पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर बात ये है कि जो भी भाई योगाचार्य जी ने कहा था, बुद्धाराम जी ने, कि किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी पीड़ा ये नहीं है। हमारी पीड़ा ये है, जो आप वापस समझिए कि अगर ओटाराम जी, रतन जी जैसे कद के नेता अगर किसी व्यक्ति की काट करेंगे या बैठ करके सामंजस्य नहीं करेंगे, तो उनके भी लाखों फॉलोवर है, लाल जी के भी लाखों फॉलोवर बन चुके हैं, आपस में फॉलोवर लड़ते हैं। हमारे नेता ने ये बात कह दी, फॉलोवर को मालूम नहीं कि क्यों कह दी, क्या पीछे रहस्य है, क्या होगा, वो इधर से कमेंट्स करने शुरू, इधर से इनके कमेंट। ये हम समाज में कदापि नहीं चाहते हैं। बड़े नेता एक मंच पर बैठें, सारी बात जनता के सामने बताएं, अगर कोई मुद्दा समाज के लिए है तो उसमें एक हो जाएं, यही हमारी प्रार्थना है। कमल जी हमारे साथ में एक क्रांतिकारी नेता है, और हर जगह समाज के लिए सबसे पहले धरातल पर आ जाते हैं। मीडिया से परहेज करते हैं हुक्मा राम जी की तरह, लेकिन धरातल पर काम करते हैं। कैसे है कमल जी? एकदम ठीक है भाई साहब। मेरा तो एक ही कहना है, ओटाराम जी भी आदरणीय है, रतन जी भी आदरणीय है, और लाल सिंह जी भी हमारे आदरणीय है। सब एक है अपने लिए, सब एक है। और मेन बात ये है कि आप संसद में लड़ो, ये धरातल पे लड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको रैन के आयोग और दोनों आयोगों में आपको डीएनटी में लिया है, रबारी समाज और ये बावन समाज है साथ में। तो आपके बच्चों के भविष्य आने वाले समय पूरा सुनहरा हो जाएगा। आपको, आपके बच्चे और आपकी पीढ़ी पूरी सुधर जाएगी इससे। और ये हक की लड़ाई है, हमें लड़ना चाहिए। आपसी
इसमें कोई ओटाराम जी का कद कम होने वाला नहीं है, रतन जी का कद कम होने वाला नहीं है। ये तो एक बड़े पॉइंट रखकर आप सब एक मंच पर आकर इस संघर्ष को लड़ो और अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए लड़ो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सबको। और लाल सिंह जी अगर धरातल पर लड़ रहे हैं तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, और सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनसे जुड़े और इस संघर्ष को देखो, बिना मांगे माँ ही नहीं दे, क्या कि बिना रोए माँ ही नहीं घाले। तो आपने संघर्ष करना पड़ी, रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आपने कह दिया। अब तो आपने वो भी समस्या नहीं है कि कणमू आपने आरक्षण देना है, ऑलरेडी आपने व्यवस्था वीडियो उसके लिए संघर्ष करके इसको लागू कराना है। बहुत अच्छा, सबसे बड़ी बात है ना, तो ये कराओ आप, और सब एक मंच पे रहो, और एक जहां उपस्थित हो, वहां जहां आपका कद है, जहां आपकी ताकत है, वहां पे लड़कर इस निस्वार्थ भाव से और समाज के हित के लिए इस डीएनटी आरक्षण को लागू कराओ और डीएनटी योजनाओं को लागू कराओ। जब संघर्ष करेंगे तो कई प्रकार की चीजें सामने आएगी, संघर्ष से आदमी निखरता है, छोटे गोल जो बीच राह में आते हैं वो सारे पूरे होंगे। हमारे साथ में यहाँ पे फौजी है, काफी लोग फौजियों ने सबसे पहले लाल सिंह जी को पकड़ा, क्योंकि फौजी जो लोग हैं वो आकर के रेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जैसे उनको लगता है देश समाज के लिए कुछ है तो वो वापस मोर्चा संभाल लेते हैं। रिटायर्ड होने के बाद वापस मोर्चा संभाल लिया आपने। धन्यवाद राजू जी। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि हमारी कोई व्यक्ति विशेष और पार्टी से लड़ाई नहीं है, आपस में ही लड़ रहे हैं, जबकि समाज के लिए सबको एक होकर लड़ना चाहिए, आपस में लड़ रहे हमारी हैं। समाज की भी लड़ाई नहीं है, हमारी 52 कौम की लड़ाई है। पूरी 52 कौम है, उसमें हम भी शामिल है। उनमें यह है कि हमारे समाज की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमारे समाज को हम वो कर रहे हैं। तो आपस में जो लड़ रहे हैं ये गलत लड़ रहे हैं। लाल जी 36 कौम के लिए लड़ रहे हैं, लाल जी एक अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, और लाल जी की लड़ाई बिल्कुल हक की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई के लिए 36 कौम की लड़ाई को अगर महादेव सर्वेश्वर अगर कोई बढ़ाता है तो गलत। इसके विचार समाज सोचे समझे, और 36 कौम सोचे कि इन आदमियों की मानसिकता कैसी है, इनकी सोच कैसी है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम लेना है तो आपने उनमें अंतर क्या रह जाए? ये बात ओटाराम जी ने बोली, ये बात रतन जी ने बोली। महादेव जी को गलत नहीं बढ़ाया, क्यों? जो गलत होगा उनके साथ गलत होगा, बिल्कुल सही बढ़ाया है। मैं तो चाहता हूँ ओटाराम जी रतन जी खुला बुला करके सामने बात करें, भाई क्या है क्या नहीं, समाज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। महादेव जी जरूर करेंगे, और ये भोली कौम है, इनका एक्चुअली एक ही जैसे कोई भोली कौम कहता है तो सभी लोग पीछे पड़ जाते हैं। भोली का मतलब जबकि भोली कहने का उद्देश्य ये है कि हम लोग दिल से साफ हैं, दिल से साफ है, ईमानदार है, सच्ची कौम है, इनको कोई स्वार्थ नहीं है। अपने पैसे दूसरे के घर भेज दे, शांत स्वभाव है, भरोसेमंद। हम जब जोधपुर में पढ़ते थे तो देवासी बोलते ही पहले रूम दिया जाता था। ये गलत किसी के बारे में नहीं सोचना है, और नहीं लाल जी को दोषी बनाना है। लाल जी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, 36 को और डीएनटी समुदाय के लिए लड़ रहे हैं, और लाल जी कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे। लाल जी का जो दुआ होगी और महादेव का साथ होगा तो कुछ न कुछ तो ले पड़ेंगे। गाय का गोबर है उठेगा तो कुछ न कुछ तो ले पड़ेगा। लाल जी अकेले नहीं है, लाल जी के साथ 36 कौम और 52 समाज जुड़े हुए हैं। अब लाल जी नहीं रहे, लाल जी सबके बहुत ही आदरणीय लाल जी है, और लाल जानने लग गया है। काफी कलेक्टर आते कि लाल सिंह आ गया। समाज भी साथ में है, लाल जी का समाज परिवार बहुत बड़ा है, और लाल जी के बारे में कोई लाल जी की आलोचना न करे। लाल जी जो जिस दिशा में हमें बताएंगे हम लाल जी के साथ हैं, और लाल जी ही हमारे लिए सब एक है। बैठ करके विचार विमर्श करें। लाल जी से अगर कोई गलतियां हो जाती है तो समाज के बच्चे हैं, ओटाराम जी रतन जी बताए कहाँ गलत है। लाल जी करेंगे ही नहीं साहब, गलती की बात हो जाती है, मिनट जमा रहा है, कोई हो जाए कोई बताए। लाल जी सुलझे हुए आदमी है। लाल जी ने गलती अगर मंच पर निकाली है तो गलती बतानी चाहिए क्या है, बतानी चाहिए, अपना क्रोध नहीं बताना चाहिए। लाल जी को ना तो गुस्सा आता है ना बात, लाल गुस्सा तो आता ही नहीं, समझदारी से बात करते हैं। लाल जी को बहुत ही अच्छा ह्यूमन, बहुत ही अच्छा सहृदय दिल के व्यक्ति हैं। यहाँ पर मगर राम जी वकील साहब कैसे हैं? बस बढ़िया है। तो आप LLM यानी कि जो LLB DGMC LLM जो वकील है उनको भी आप पढ़ाते हैं। LLM आपने कर लिया में राष्ट्रपति अवार्ड। बिल्कुल। तो डीएनटी का क्या अभिप्राय है, किस प्रकार से डीएनटी समाज के लिए फायदेमंद है? डीएनटी समुदाय जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो भारत का एक संविधान लागू किया गया जिस समय देश आज़ाद हुआ, और उस संविधान के अकॉर्डिंग अपनी मांगे और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कई आयोग गठित किए जिसमें करोड़ों रुपए के गवर्नमेंट का खर्च हुआ है, और उसी के अनुरूप उसको लागू करना है। तो ये मांग उन डीएनटी समुदाय के लिए कर रहे हैं जो उनको आज वास्तविक देश आज़ाद होकर के 80 साल बीत रहे हैं और तब तक उनको कोई अधिकार ही नहीं है। तो उन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं कि कैसे इन गरीबों को अधिकार मिल सके, इनके बच्चों को शिक्षा के अधिकार कैसे मिल सके, इनको कैसे सरकारी नौकरियों में अपनी जगह मिले। राजस्थान के अंदर जो एक MBC आरक्षण है वो आज भी अदर झूल में लटका हुआ है। तो रेण के आयोग है, जो दूसरे आयोग गठित हुए सरकार के द्वारा, उनमें जो इनकी
जो स्थिति बताई है उसी की मांग कर रहे हैं कि भाई वो लागू करो ना आप, या तो कोई आयोग गठित मत करो और गठित करते हो तो उसको लागू करो। और लाल सिंह जी जो अपने खुद के स्वार्थ के लिए तो लड़ नहीं रहे, ये डीएनटी समुदाय के लिए लड़ रहे हैं, कोई अकेले तो है नहीं। और ना ही लाल सिंह जी ने परिकल्पना प्रस्तुत की, डीएनटी तो पहले से चल रहा था, आपने पकड़ा कि ये चीज हमारे लिए ठीक है। रही बात कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात तो हो नहीं रही है, जो आपकी पद प्रतिष्ठा को ये जो समुदाय बना हुआ डीएनटी समुदाय, आपको उसको कम, ये तो सब आपके ही है और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कम से कम आप अपनी पद प्रतिष्ठा पे रहते हुए इस डीएनटी समुदाय को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, सरकार तक इनकी मांग को कैसे पहुंचा सकते हैं, आप पहुंचाइए ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, अरे भाई आपको ज्ञापन दे रहे हैं, आपको ये समुदाय कह रहे हैं कि ये हमारे आयोग में, ये आयोग गठित हुए, इन आयोगों में हमारी जो ये उन्होंने डिमांडें बताई है जो जायज है, हम कौन से कह रहे हैं कि हमारे को कलेक्टर बना दो। जो इनका जहां धरातल पे जहां बैठे हैं वो कैसे आगे आ सकते हैं, इनको पट्टे कैसे मिल सकते हैं। पंचायत राज एक्ट के अंदर है जो 2003 संशोधित एक्ट है, उसके अंदर 300 गज का वाड़ा देने का है, तो सारी ग्राम पंचायत, मेरी वाइफ भी सरपंच है, तो ग्राम पंचायतें फॉर्मेलिटियां कर रही है। आज भी ये तो ओरण और गोचर में बैठे हैं, तो इनको शिक्षा का जीरो, इनका जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, इसलिए वो वहां जाकर के ऐसी भूमियां खरीदते हैं और वहां जाके बैठते हैं। तो आज आप सरकार में मंत्री हो तो कम से कम ये पाबंद करें कलेक्टरों को, एसडीओ को कि भाई इनको ये जो गोचर में बैठे तो उसको आबादी करवाए, उसके बदले में दूसरी जमीन गोचर दर्ज करें। ये ओरण में बैठे हैं तो ओरण में कम से कम ऐसा नए ना तो इनके घर बसे, और जो बचे हुए उनको कैसे बचाया जा सकता है ये तो आप कर सकते हो ना। आप मंत्री हो और सरकार में आपकी चल रही है और आपके पार्टी की सरकार है, इसलिए मांग कर रही है। जब जाकर के ये नहीं होगा तो फिर ये डीएनटी समुदाय कहाँ जाएगा, जो अपने लोग ही अपने अंदर से निकल करके आगे गए, सरकार में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो भी इनका भला नहीं कर सकते, तो फिर दुर्भाग्य की बात है। तो फिर अपना खुद का करो और मस्त रहो और अपने बच्चे आगे बढ़े, पीछे गए तो फिर आप उसी से तो आए हो ना। जब आरक्षण नहीं था तो आप भी लड़ रहे थे, इनके जैसे ही लड़ रहे थे ना। अब आज आगे गए हो तो कम से कम इनकी बात सरकार तक पहुंचाओ। ये सड़क तक आ रहे हैं तो आप सरकार तक कहो और इसको कैसे लागू किया जा सकता है। और अपन सब एक ही तो है, चाहे रतन जी है कि ओटाराम जी है, तो अपन सब एक ही समुदाय से आते हैं, अपन सब पशुपालकों के बच्चे हैं। तो बस मेरा तो यही कहना है कि इनका भला कैसे हो सकता है। ये पार्टी पॉलिटिक्स या इस ढंग से करोगे तो आने वाले समय में आपके अंदर फाड़ पड़ जाएगा, तो इन गरीबों का भला नहीं हो सकता है। तो आपको कुछ भी कम से कम अपना कुछ भी करें, यदि आर्थिक नुकसान भी होता है तो समाज के लिए वो भी सहन करो, लेकिन इनका भला करो। और समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या तकलीफ हो रही है? पशुपालकों के साथ में एक भेड़ जो मरती है तो उसके लिए जगह जगह जागृति पैदा नहीं होगी, तो ये भेड़ पालकों को कई ऐसे पुलिस थाने वगैरह में जहाँ होती है तो कह रहे भाई जा तेरे के 25 रुपये की भेड़ है, जबकि वास्तविकता तो ये है कि उस भेड़ की वैल्यू कितनी है। जो एक बार ये गुड़ायनला के पास में, यहाँ गुड़ायनला में गांव है, वहाँ अमराराम जी देवासी की भेड़ मरी थी। मैं मौके पे गया था, मैंने मुकदमा लड़ा था, तो वहाँ एक पुलिस वाले ने कहा था कि इसकी 25 रुपए, तो मैंने मुकदमा लड़ा और 32 भेड़ें मरी थी, पर भेड़ के 4500 के हिसाब से मैंने क्लेम पास करवाया। धन्यवाद। और उसमें मैं वकील था। तो लोगों को तो जानकारी भी नहीं है, फिर ये कह रहे भाई, क्योंकि कानून की जानकारी नहीं होती है तो फिर वो वहीं खत्म हो जाता है, वो व्यक्ति वहीं थक जाता है, कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं है। तो आज कम से कम गांव-गांव में जागृति हो। ये पट्टों के लिए कर रहे हो तो हर ग्राम पंचायत से ये जानकारी लेनी चाहिए कि वास्तव में ये लोग वहाँ है कि नहीं है। क्या पंचायत उनको पूछते नहीं, पट्टों के अंदर ही फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रही है। और जो कुछ भी करना है वो समाज के लिए करो, क्योंकि अपने को प्रतिनिधित्व समाज के पीछे मिलता है। ये वोटों की तो जनता जो आपको आगे लेके आई है, और जो समाज जग गई वो आज आगे हैं और जो नहीं जग गई वो आज पीछे हैं। बस तो जहां भी हैं कम से कम समाज का भला कैसे हो सकता है वो करिए। आप एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को टांग खिंचाई करेंगे, इससे अपनी समाज का नुकसान होना है, इस डीएनटी समुदाय का नुकसान होना है, किसी दूसरे का नहीं होना है। तो पहले जो सरपंच प्रशासक है पूजा खटाना देवासी, पहले आपने अपनी बात रखी, फिर आपके पतिदेव ने जो यहाँ पे वकील है, समाज को जज मान करके आज एक वकील ने समाज की जाजम पर पैरवी की है और पहली बार यहाँ पर भड़ास निकाली है कि देखो हमेशा शांत रहते हैं।
हमेशा हंसमुख रहता है, लेकिन पहली बार भड़ास निकालते हुए देख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हेमलता और जुंजार जी है। जुंजार जी वास्तव में जुंजारू कार्यकर्ता है। हमारे लिए भी आप वीडियो वगैरह फुटेज अवेलेबल करवाते हैं, हर जगह पर आप जाकर के बैठ जाते हैं। क्या बताना चाहेंगे आज? सर, तभी आपने बोला कि रतन जी और बोपा जी बाबूजी ने कुछ बोला उस मंच पे, उसके लिए कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो लालजी देवासी जो कर रहे हैं प्रोग्राम, जो लालजी भाई साहब कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं, और वो 36 कौम के लिए कर रहे हैं। पशुपालक सबके घर में, ऐसा तो नहीं है कि भाई एक ही समाज के पास है। और दूसरा क्या है कि जैसे सरकार अब क्या कर रही है कि गौचर भूमि जो बोल रहे हैं, आपकी गौचर भूमि में बैठे देवासी, और बैठने की जगह ही नहीं है। क्यों नहीं है कि जो गौचर है वो सरकार कब्जा कर रही है, नर्सरी के नाम पे सब तारबंदी करी है, भेड़ बकरी चराने जगह नहीं है, और भेड़ सिर्फ रोड पे और गाय भी रोड पे, सब रोड पे ही खड़ी है, क्यों जगह छोड़ी नहीं है सरकार ने। और जिस कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार जगह दे रही है, फैक्ट्री लगाओ, जो एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना, पट्टा योजना एक तरफ हटाए जा रहे हैं, एक जगह योजना दे रही है, एक जगह तोड़े जा रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे काफी हुआ है, बाद हुआ है, 36 को, जबकि ना तो ओटाराम जी वहाँ आए, जबकि हमने फोन भी किया था, वो बोले कोर्ट का मामला हो गया, मैं क्या करूं? मैंने पूछा था कोर्ट में, रतन जी को भी बोला था कि साहब आओ, हमारे समाज के लिए घर तोड़े गए, तो वहाँ कोई नहीं है। जब हम और हमारे पशुपालक टीम लालजी भाई साहब और सब वहाँ गए थे, उनको वहाँ कैसे भी कर एक बार रुकवा दिया। अब फिर बोले कि आप केस लड़ो, देखो अब क्या होता है उसमें, आगे की आगे प्रक्रिया। और ये बस जगह की हम जो आंदोलन करे, जो पड़ाव करे, हम यहाँ जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारा फैसला नहीं हो जाए। जो आरएसी आ जाएगी, जेलों में टिका देगी, फिर सर अंडे पड़ेंगे इस बार। अभी जेल में अभी जाके आया जी, इसी लड़ाई में जाके आया, 2 दिन रह के, ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जी। केस लेने को तैयार है, समाज के लिए केस लेने को तैयार है युवा, तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहला तो जाएंगे हमारे साहब, बाद में हमारा नंबर आएगा, क्यों साहब आगे रहेंगे, साहब को आगे करेंगे, साहब ही रहेंगे। मेरे ख्याल से आप आगे ढाल बनोगे। नहीं, हम पीछे रहेंगे, जब साहब को लेके जाएंगे, साहब को पहले आगे जेल टिकाएंगे, उसके बाद में आप पीछे पैरवी करेंगे बाद में। चलिए, पूरी अपनी रणनीति बता नहीं रहे हैं। आप कहाँ से बता रहे? राम राम। मैं महेंद्र सिंह रेवारी, राम राम जी। कहाँ से बता रहे? अलवर से बता रहा हूँ। अलवर से आए यहाँ पर महेंद्र जी? जी। क्या गोत्र आपकी? मेरी गांगल गोत्र है। गांगल हो जी। क्या बताना चाहेंगे? और मैं ये बताना चाहता हूँ ओटाराम जी को, रतन जी को, यदि आपको बनना है तो करोड़ीलाल मीणा बनो, जो समाज के लिए पार्टियों को साइड में रख करके समाज की जाजम पे बैठते हैं। एक अलवर से समाज का बंदा आया हुआ है, आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, 2008 से मैं समाज सेवा में, जैसी मेरी सेवा बन रही है, लगातार जुड़ा हुआ हूँ। ओटाराम जी के साथ भी जुड़ा हुआ था और रतन जी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। कई बार पशुपालकों के साथ जो समस्या हुई है, उन्होंने व्यक्तिगत फोन किया था और हमसे जो संभव मदद हुई हमने मदद की थी। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पहचान समाज से, आप चुनाव जीते हैं समाज के बदौलत, तो जब आप समाज की जाजम पे आइए, करोड़ीलाल मीणा जो समाज की जाजम पे आता है, ना वो कांग्रेस में होता है तो भी समाज की जाजम पे आता है, बीजेपी में होता है तो भी समाज की जाजम पे। में गुजर मंत्रियों ने सबने इस्तीफा दे दिया था, समाज के साथ जाके खड़े हो गए। समाज के साथ जाके खड़े हुए। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप बनना है तो करोड़ीलाल मीणा बनो, समाज आपको सर का ताज बना करके रखेगी, जैसे अब तक रखा है। और यदि कर्नल बैंसला बनो, और यदि आप ये नहीं करोगे तो समाज आपको आपका परिणाम अवश्य दिखाएगी। पहली बार ओटाराम जी और रतन जी के बारे में वापस प्रार्थना कर रहे हैं, करबद्ध हाथ जोड़ के। समाज को, हम नेताओं को पूरा एक देखना चाहते हैं, वो मुद्दा जो समाज के हितार्थ हो, जो समाज के लिए एक हो। समाज ने ही उनको यहाँ तक पहुँचाया है, समाज की बदौलत ही आज वो सीटों पर बैठे हैं विधायक बन करके। लेकिन जब आदमी समाज का साथ ही नहीं आ सकता, समाज की जाजम पर नहीं आ सकता, तो समाज उसको खदेड़ने में भी समय नहीं लगाएगी। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम समाज होना चाहिए। हमारी पहचान समाज से है और हम समाज से ही, समाज के बिना कुछ नहीं है। ये मैं इतना कहना चाहूँगा, और जब भी समाज को जरूरत पड़े उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो समाजी जाजम पे आए। उनके लिए भी हम जाएंगे, और वो आह्वान करेंगे कोई अच्छी बात के लिए, उनके लिए भी हम जाएंगे। उनके लिए भी जाएंगे और उनके साथ देते रहें। जब भी उन्होंने कोई समस्याएं बताई है हमारे, क्योंकि हर जगह कोई भी नहीं पहुँच पाता। जैसे लाल सिंह जी है, लाल सिंह जी ने अपनी पूरी टीम बनाई है, तो कहीं भी कोई समस्या आती है तो लाल सिंह जी से पहले उनकी टीम के सदस्य वहाँ पहुँचते हैं और पशुपालक की हर संभव मदद करते हैं। तो उनके आह्वान पर भी हमने पहले भी उनकी मदद की है, पशुपालकों की समस्याओं में उनका साथ दिया है। तो वो समाज के साथ आए। समाज और लाल सिंह जी कोई गलत नहीं कर रहे हैं। डीएनटी हमारा हक और अधिकार है, हम उन हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बात जो आई थी पंचायत राज विभाग की पट्टों की आई थी, मैं खुद पंचायत राज में सर्विस करता हूँ। अच्छा, और मैं पंचायत राज में हूँ, कनिष्ठ सहायक। अच्छा, पंचायत समिति मालाखेड़ा अलवर में। बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें फॉलोअप नहीं लेती, गाइडलाइन जारी होती है, प्रदेश से पट्टे दिए जाएं, गोचर बाड़े के पट्टे दिए जाए, आवासों के पट्टे दिए जाए, लेकिन प्रशासन क्या करता है, सरपंच और सचिव मिल करके खाली फॉर्मेलिटी करके सरकार को आंकड़े भेजते हैं। हमारे एक कलेक्टर हुए थे बहुत पहले, कुंजीलाल मीणा, वो अक्सर मीटिंगों में यही कहा करते थे
अब सरकार को आंकड़े और भैंस को कांकड़े जितने दिए जाए उतने देते रहो। कुंदलाल जी मीणा फेमस नाम। तो ये जो आंकड़े भेजते आपके रहते हैं, राज्य मंत्री ओटाराम जी हैं जी राज्य मंत्री और ओटाराम, आप उनके खिलाफ आज वापस एक नहीं जी बिल्कुल जो सच है, हम सबसे पहले हमारे लिए समाज है। अगर हमको नौकरी भी दाव पे लगानी पड़ी हम तैयार हैं, हम समाज के साथ हैं, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। आज हमें फायदा मिला है, एमबी से आरक्षण की बदौलत मिला है, तो वो आरक्षण के लिए जरिए हम यहाँ तक पहुँचे। तो आज जो डीएनटी का अगर आरक्षण लागू होता है तो हमारी पुस्तों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। उसके लिए हम यहाँ लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लाल सिंह जी का साथ दे रहे हैं। लाल जी ने जो भी किया है शिक्षा के क्षेत्र में किया है, तो समाज के बच्चों के 36 वर्ग के लिए किया है। आज जो लड़ रहे हैं धरातल की लड़ाई, अपने ऐसो आराम करोड़ों का पैकेज छोड़ करके लड़ रहे हैं, तो वो समाज के लिए 36 कौम के लिए लड़ रहे हैं। साइड के ही हैं? हाँ, रहने वाले भी अलवर से ही हैं, कोलीला गाँव है इनका, और हमारे से 100 किलोमीटर है। बाकी टच में 2005 से ही मैं इनके टच में हूँ लगातार। और प्रयास यही है हमारा, तो इनसे करबद्ध निवेदन है कि समाज की जहाँ आपको ज़रूरत है, समाज आपके साथ रहा है, तो आप समाज को आपकी आवश्यकता है, आप आइए, आप जाजम पर बैठिए और समाज के साथ। इस प्रकार खुला बोलने से काफ़ी कमेंट हुए, काफ़ी इधर के हुए, उधर के हुए, और हम ये कदापि नहीं चाहते। हम चाहते हैं समाज पूरा एक हो, नेता पूरा एक हो और समाज के हकों की लड़ाई सभी मिल करके करें।